हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट, और नीचे दिखाई दे रहा होगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका इंग्लिश रूपांतरण है। और ये हम लोगों का यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर में यूनिट नंबर 8 है, जिससे हम लोग ऑलरेडी एक क्लास कर चुके हैं इससे पहले, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक फर्स्ट को पढ़ा था, जिसमें टॉपिक फर्स्ट में जितने भी आपके पॉइंट्स आए थे। और आज की क्लास में हम लोग आईसीटी से संबंधित ये दूसरा क्लास है, जिसमें हम लोग सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित कुछ नोट्स बनाएंगे, कुछ उससे क्वेश्चन देखेंगे और कुछ पढ़ेंगे और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब आज की क्लास शुरुआत करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। तो जैसा कि आप लोगों को पहले हम डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या हम लोग को आज की क्लास में पढ़ना है। तो ये रहा वो टॉपिक, और इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला है इंटरनेट की मूल बातें, फिर इंट्रानेट, उसके बाद ईमेल, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें। ठीक है, तो ये हम लोगों को 3-4 टॉपिक है जो आज की क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम लोग इंटरनेट से ही शुरुआत करते हैं कि इंटरनेट किसे कहते हैं या इंटरनेट क्या है। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट। तो इसका पूरा नाम क्या होता है इंटरनेट का? इंटरनेशनल नेटवर्क। ध्यान दीजिएगा, हम लोग फ़ोन यूज करते हैं, अभी आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इंटरनेट के थ्रू ही देख रहे हैं। ठीक है, अब चाहे वो जिस कंपनी का हो, कंपनी ने बस नाम दे दिया है अपना, लेकिन उसका नाम क्या है दोस्तों? इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? आज तक हम लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा, बहुत से लोगों ने। मान लीजिए एक आध छोड़ दे अपवाद, तो जो जान रहे हैं वो तो बात अलग है, लेकिन हम लगभग एक दावे के साथ कह सकते हैं कि लगभग 10 या 100 में लगभग 3 से 4 लोग होंगे ऐसे जो इंटरनेट का पूरा नाम जानते होंगे। नहीं तो हम लोग पर डे के अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका हम लोग फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। और चूँकि इसका ज़रूरत भी नहीं आया है अभी तक, लेकिन अब मान लीजिए हम लोग को पेपर में आ रहा, तो आज से हम लोग जान लेंगे कि इसका नाम इंटरनेट का क्या है। पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, जिसे वर्ष 1950 में विंट कर्फ ने शुरू किया था। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट को किसने शुरू किया था? तो 1950 में विंट कर्फ ने शुरू किया था, जिन्हें इंटरनेट का पिता कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, एक हम लोग को नई चीज़ आज मिल गई, क्या कि इंटरनेट के पिता किसे कहते हैं? तो विंट कर्फ को। और इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है जिसमें लाखों निजी व सार्वजनिक, लोकल से ग्लोबल स्कोप वाले नेटवर्क होते हैं। ठीक है, और सामान्यतः नेटवर्क 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर सिस्टमों को आपस में जोड़कर बनाया गया एक समूह है। तो ये रहा इंटरनेट से संबंधित कुछ बातें, जिसमें जो महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। और कब शुरुआत हुआ था इसका? तो 1950 में विंट कर्फ ने शुरू किया था। ठीक है, और इन्हें इंटरनेट का पिता कहा जाता है। तो ये रहा कुछ बातें इंटरनेट से। आइए अब हम लोग शुरुआत करेंगे इंटरनेट के प्रकार के बारे में, 2-4 बातें जानते हैं। तो ये रहा इंटरनेट के प्रकार। ठीक है, इंटरनेट तो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसके कोई पूछ देगा कि इंटरनेट कितने प्रकार का होता है, तो क्या कहेंगे आप लोग? 3G 4G ये तो नेटवर्क है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसके निम्न प्रकार हैं। तो जैसा कि आप लोगों के सामने 3 रखा गया है, ये और ये। पहला है डायल अप कनेक्शंस, दूसरा है ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, और तीसरा है वायरलेस कनेक्शन। तो 3 दिया गया है यहाँ पे आप लोगों के प्रकार सामने। डायल अप कनेक्शन में क्या होता है? ये जो सबसे पहला है, इसमें क्या होता है कि डायल अप पूर्व उपस्थित टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट से जुड़ने का एक माध्यम है। डायल अप कनेक्शन क्या होता है? जैसा कि हम लोग पहले गांव में देखे थे, या शहर में भी, मतलब गांव शहर की यहाँ बात ही नहीं है दोस्तों, मतलब पुराने ज़माने कहने की जगह हम गांव बोल दिए, चूँकि हम गांव से बिलोंग करते हैं तो हमें गांव याद आ गया। तो अब भले ही चाहे जिस शहर में रहें, लेकिन हम लोग पहले गांव से बिलोंग करते थे। तो
डायल अप कनेक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक फ़ोन का तार बिछा दिया जाता है ऑलरेडी हर जगह। जैसे अभी कुछ दिन आप लोग वो लाइन वाला जो तार होता है, वायर जो गली गली में जाता है, या अब तो अंडरग्राउंड भी जा रहा है, या ऊपर से पोल पे जाता है और उससे कनेक्शन लेते हैं हम लोग लाइट घर का, वैसे ही ये होता था। और इसमें क्या होता था कि वो तार बिछा दिया जाता था चारों तरफ और उससे कनेक्शन लिया जाता था। तो ये हो गया डायल अप कनेक्शन। अगला हम लोग देख सकते हैं, अगला क्या है, अगला है ब्रॉडबैंड कनेक्शंस। और इसमें अब क्या होता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में ब्रॉडबैंड का प्रयोग हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग दोस्तों मतलब स्पीड इसमें ज़्यादा हो इसके लिए किया जाता है इसका उपयोग, और यह इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है। तो ये दोस्तों है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब हम लोग अगर वायरलेस कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, जो थर्ड नंबर है आप लोगों का, तो वायरलेस कनेक्शन क्या होता है, इस प्रकार के कनेक्शन में केबल या मॉडेम आदि की इत्यादि मतलब ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, इसको कह सकते हैं। जैसे कि वायरलेस का मतलब है कि बिना वायर का। तो इसके लिए जैसा कि हम लोग अगर वाईफाई कनेक्ट लेते हैं कनेक्शन घर में, तो आप लोग देख सकते हैं एक वायर आता है पोल से खींच के, फिर आप लोग के मॉडेम में लगता है या केबल में। लेकिन इसके लिए मॉडेम या केबल की आवश्यकता नहीं होती है। वाईफाई मतलब वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई मैक्स, मोबाइल वायरलेस, ब्रॉडबैंड सर्विसेज, सैटेलाइट आदि कुछ वायरलेस कनेक्शन है दोस्तों। तो वायरलेस कनेक्शन क्या है, जैसे मोबाइल है आपके पास, ब्रॉडबैंड सर्विसेज है कोई, उसके बाद सैटेलाइट है, ये सब वायरलेस कनेक्शन है। सॉरी। तो ये रहे आपके इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार। तो इसमें आप लोग देख लिया डायल अप, ब्रॉडबैंड और वायरलेस कनेक्शन को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स। तो ये क्या है, इंटरनेटिंग प्रोटोकॉल्स। तो इंटरनेटिंग प्रोटोकॉल्स नियमों का वह सेट है जो डाटा कम्युनिकेशन की देखरेख करता है। कुछ प्रोटोकॉल्स निम्न प्रकार हैं जो आप लोगों को सामने यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर कोई पूछ दे कि इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स क्या होता है, तो इसका मतलब ये दोस्तों कि प्रोटोकॉल नियमों का वह सेट है जो डाटा कम्युनिकेशन की देखरेख करता है। तो चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आते हैं। यहाँ पे हम लोग का महत्वपूर्ण क्या है इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स में, ये जो नाम दिए गए हैं यही, क्योंकि आप लोग से क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख आते हैं। मान लीजिए वहाँ पे चाहे शामिल है इंटरनेटिंग प्रोटोकॉल्स में, इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स में, वहाँ पे 4-5 नाम दे देगा और कूट में आप लोग से क्वेश्चन पूछ देगा। तो इस तरह के, तो आइए याद करने के बजाय हम लोग एक एक बार इसको पढ़ लेंगे। आप लोग भी इसका PDF डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे टेलीग्राम में। जो हमारे दोस्त नए अभी हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें कि रेगुलर जो हम लोग क्लास लेते हैं उसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे देते हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं कि आने वाली तमाम चीज़ों की भी जो भी PDF वगैरह रहेगी तो आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। तो आइए अब पहले हम लोग देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आते हैं। तो पहला है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक। दूसरा है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 3 नंबर पे है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 4 नंबर पे है टेलनेट प्रोटोकॉल्स। 5 नंबर पे है यूजनेट, ध्यान दीजिएगा यूजनेट प्रोटोकॉल्स। और 6 नंबर पे है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और फिर 7 नंबर पे आप लोग का आता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स। 8 नंबर पे आता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स। और 9 नंबर पे जो है वो है वायरलेस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। और फिर लास्ट जो वाला है मल्टीपर्पज़ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। तो वही है मल्टीपर्पज़ कहिए या मल्टीपर्पज़ ही सही है, क्योंकि MULTIPURPOAC होता है, ठीक है। तो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो आपका ये 10 है जो इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग इसको बस एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत शामिल है, और बाकी आपका ऑप्शन कूट में देके पूछ सकता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और कमाल की चीज़ें जो आज हम लोग सब लोग यूज करते हैं, लेकिन उसके बारे में ज़्यादातर जानकारी नहीं होती है। तो आइए आज की क्लास में बड़ी इंटरेस्टेड होने वाला है वैसे भी क्लास। जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इंटरनेट संबंधी घटक, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का यही है इंटरनेट
संबंधी घटक। तो इंटरनेट के अंतर्गत कौन कौन से उसके पहलू घटक होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला ही नाम आप लोगों के सामने है वर्ल्ड वाइड वेब, और इस नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे जहाँ तक हमें उम्मीद है। ठीक है, www आगे आपके मन का है जो भी सर्च मारिए, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। यह एक विशेष रूप से स्वरूपित डॉक्यूमेंट्स का समर्थन करने वाले इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है। यह टिम बर्नर्स-ली द्वारा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग लिख लीजिए, ये आपका नाम है टिम बर्नर्स, ध्यान दीजिएगा, ये बर्नर्स, ठीक, ये है टिम बर्नर्स-ली, इनका पूरा नाम है टिम बर्नर्स-ली। तो आप लोग नोट कर लीजिए, टिम बर्नर्स-ली द्वारा 13 मार्च 1989 को प्रस्तुत किया गया था। तो www जिसको वर्ल्ड वाइड वेब हम लोग कहते हैं, ये टिम बर्नर्स-ली द्वारा 13 नवंबर 1989 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब जैसे हम लोग सर्च मारते हैं, जैसे www.yahoo.com, www.indiatimes.com, चाहे www.खोज.com, तो इस तरह के हम लोग तमाम इसका सर्च मारते हैं। तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट। ठीक है, तो ये एक पेजों का संग्रह होता है दोस्तों, वेबसाइट। ठीक है, इसमें सभी वेब पेज एक हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को उसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये एक पेजों का संग्रह है, कह सकते हैं मोटा मोटा। तो वेबसाइट एक पेजों का संग्रह है। अगला है वेब पेज। ठीक है, तो वेब पेज क्या होता है, तो वेब पेज भी इसको कह सकते हैं कि किसी वेबसाइट में सूचनाओं को कई भागों में बांटकर दिखाया जाता है और प्रत्येक भाग को वेब पेज कहा जाता है। तो आप लोग इससे लगभग अछूता नहीं होंगे, सभी लोग जानते ही होंगे थोड़ा बहुत। चलिए, वेब ब्राउज़र क्या होता है, नेक्स्ट है जो 4 नंबर पे आपका वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है दोस्तों, जिसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब, अभी हम लोग जो www ऊपर पढ़े थे ये वाला, तो वर्ल्ड वाइड वेब के कंटेंट को ढूंढने व प्रदर्शित करने में होता है इसका प्रयोग वेब ब्राउज़र का। ठीक है, और उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग वेब ब्राउज़र में देखें कौन कौन से आते हैं, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। जैसे कि आता है इंटरनेट एक्सप्लोर आता है, उसके बाद आप लोग के पास गूगल क्रोम आता है, जो सबसे ज़्यादा हम लोग आजकल यूज करते हैं। ये वेब ब्राउज़र है एक तरफ से। तो क्रोम हम लोग जो यूज करते हैं सबसे ज़्यादा, फिर मोजिला फायरफॉक्स आता है, नेटस्केप आता है, ओपेरा आता है। अब ओपेरा वगैरह तो बहुत कम यूज होने लगा है, लेकिन फिर भी अब तो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रचलन में है तो वो क्रोम ही है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो एक्सप्लोर है, इंटरनेट एक्सप्लोर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब यूज होते हैं। तो दोस्तों ये रहा जिसमें नेट जिसको हम लोग वेब ब्राउज़र कहते हैं। अगला है वेब सर्वर, ध्यान दीजिएगा, ये रहा 5 नंबर पे वेब सर्वर। ये क्या होता है, तो वेब सर्वर दोस्तों यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो HTML पेजों या फाइलों को ज़रूरतों को पूरा करता है। प्रत्येक वेब सर्वर जो इंटरनेट से जुड़ा होता है उसका एक अद्वितीय एड्रेस होता है जिसे IP एड्रेस कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें क्या कहते हैं, IP एड्रेस कहते हैं। और IP एड्रेस कैसे होता है आप लोग समझते हैं। और एक चीज़ आप लोग याद कर लीजिए यहाँ पे कि IP एड्रेस में एक ये मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि IP एड्रेस में 32 बिट होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग इस जो पॉइंट में है, देखिए भले इसके बारे में कुछ चीज़ें दिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, अगर IP एड्रेस का नाम आ गया तो IP एड्रेस से आप लोग का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें कितने बिट होते हैं, तो 32 बिट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वेब एड्रेस, ठीक है, तथा URL। तो हम लोग अब वेब एड्रेस को देखेंगे। ठीक है, और वेब एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट पर वेब एड्रेस किसी विशिष्ट वेब पेज की लोकेशन की पहचानता है। ठीक है, तो वेब एड्रेस URL, और URL का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग ध्यान दिए होंगे, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है,
तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं। और URL इंटरनेट से जुड़े होस्ट कंप्यूटर पर फाइलों के इंटरनेट एड्रेस को दर्शाता है। तो जैसे अभी हम लोग कुछ सर्च मारते हैं, ठीक है, तो सर्च तो मार देते हैं, लेकिन उसी को लिंक को कहीं हम लोग कॉपी करके डालते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे आ जाता है HTTP फिर करके www डॉट, मान लीजिए कुछ भी सर्च मारे होते हैं, जैसे मान लीजिए गूगल मारे हैं तो www.google.com, उसके बाद सर्विस, उसके बाद जो भी आगे होता है इंडेक्स HTML। आप लोग कभी सर्च करके उस लिंक को फिर कॉपी करके कहीं डालिए जाएगा, देखिएगा पूरा ही आ जाता है। तो वहीं होता है दोस्तों वेब एड्रेस या URL, ठीक है। अगला है जो डोमेन नेम, ठीक है। तो डोमेन नेम क्या होता है? अब डोमेन नेम को हम लोग समझने से पहले मोटा मोटा एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि इसको हम लोग कोई पहचान एक होता है ना डोमेन नेम। जैसे क्या होता है, डोमेन नेम इंटरनेट पर जुड़े हुए कंप्यूटर्स को पहचानने व लोकेट करने के काम आता है। ध्यान दीजिए आगे कि डोमेन नेम सदैव अद्वितीय होना चाहिए, हमेशा डॉट द्वारा अलग किए गए 2 या 2 से अधिक भाग होते हैं, जैसे google.com, yahoo.com। अब एक तरफ से और समझने की कोशिश करेंगे हम लोग डोमेन नेम को। यहाँ पे आप लोग देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए किसी आपका संगठन का या किसी भी किसी वर्ग का प्रॉपर, जैसे हम लोग एजुकेशन है, तो अगर इसको इंडिकेट करना हो तो इसका आजकल जो यूज होता है डोमेन नेम, तो इसका होता है .education में edu। अब ये जहाँ लगा है तो .edu ये एक डोमेन नेम है किसका? तो एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षणिक संस्थान के क्षेत्र में, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, जैसे कि कहीं कहीं पे आप लोग देखेंगे .info, ठीक है। तो इन्फो लिखा होता है, मतलब वो सूचना संगठन का आपका कह सकते हैं कि ये सूचना संगठन के लिए प्रयोग होता है। इसी तरह अगर हम लोग किसी देश के संदर्भ में अगर डोमेन नेम जो यूज होता है, जैसे कि इंडिया का संदर्भ होता है तो इंडिया के संदर्भ में .in यूज होता है, ठीक है, .in यूज होता है। और इसका मतलब क्या होगा कि इंडिया, मतलब ये किसी देश प्रचलित डोमेन नेम जो है तो ये किसके लिए है? तो ये इंडिया के लिए है। ऐसे ही अगर हम लोग मान लीजिए दूसरे देश की बात करें, जैसे कहीं फिलहाल में न्यूजीलैंड से कल ही मैच हो रहा था, तो अब न्यूजीलैंड के लिए क्या होगा? तो चल लीजिए अगर इंडिया के लिए .in होगा तो न्यूजीलैंड के लिए क्या होगा? तो आपका .n और z होता है, ठीक है। तो ये डोमेन नेम होता है जो एक तरफ से कह सकते हैं कि प्रतीक के रूप में, पहचान के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉग्स के बारे में जानेंगे कि ब्लॉग्स क्या होता है। तो यह एक वेबसाइट या वेबसाइट हो जाए जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की राय, सलाह, दूसरी साइटों के लिंक नियमित रूप से रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक तरफ से ब्लॉग्स आप लोग ज़्यादा समझते ही हैं। अगला होता है न्यूज़ ग्रुप्स। तो न्यूज़ ग्रुप्स क्या होता है? यह एक ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप होता है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स बुलेटिन बोर्ड सिस्टम तथा चैट सेशंस के द्वारा बातचीत करने की अनुमति प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये न्यूज़ ग्रुप्स है। और सर्च इंजन लगभग सभी लोग इससे रूबरू होंगे, लेकिन फिर भी इस पर बात करते हैं। अब सर्च इंजन कौन कौन से हैं, जैसे कि आप लोग समझते हैं गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर दे, याहू ऐसे ही होता है। उसके बाद अल्टा विस्टा है, ALTA और VISTA। उसके अलावा है हॉटबॉट, तो HOTBOT। उसके बाद है एक्साइट, तो EXCITE। तो इस तरह से तमाम सर्च इंजन है जहां हम लोग कोई चीज़ इंटरनेट पे सर्च करते हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि इंटरनेट संबंधित जो चीज़ें थी आप लोग उसको समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंटरनेट सेवाओं के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। तो इंटरनेट सेवाएं क्या होती है, देख लीजिए। ये रहा इंटरनेट सेवाएं आप लोग के सामने, ये देख लीजिए। तो इंटरनेट सेवाएं क्या है? अब इंटरनेट सेवाएं में क्या करते हैं, जैसे चैटिंग। इंटरनेट सेवाओं में पहला जो नाम आता है वो है चैटिंग। तो अब हम लोग इंटरनेट सेवाओं क्या है पहले ये जान लेते हैं। इंटरनेट से उपयोगकर्ता कई प्रकार के सेवाओं का लाभ उठा सकता है और कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं निम्न है। तो क्या क्या है उसमें? चैटिंग है और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल है। और इन दोनों से आप लोग मतलब अभी जस्ट हमारी क्लास कर रहे हैं, चैटिंग नीचे कमेंट बॉक्स में चाहें तो कुछ मैसेज कर सकते हैं टाइप करके, ठीक है। ये चैटिंग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, हमने आप लोगों को मेल भी दिया था स्टार्टिंग में क्लास में, जब हम लोग सबसे पहला क्लास, जिस दिन क्लास ये शुरू किए थे हिंदी साहित्य वाला पे सबसे पहला क्लास, तो उस दिन आप लोग को एक मेल भी दिया था और कहा था कि आप लोग को जिस सुविधा से चाहें उस तरह से आप लोग इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा ले सकते हैं।
पढ़ाई कर सकते हैं। तो चैटिंग में क्या होता है, अब देखिए चैटिंग एक ही नहीं है, चैटिंग के कई जगह अब हम लोग चैटिंग कर सकते हैं। जैसे कि सबसे शुरुआत ही WP जैसे व्हाट्सअप, ठीक है। इसके अलावा स्काइप है, गूगल है, मैसेंजर है, याहू है। तो तमाम ऐसी जगह है जहां हम लोग चैटिंग से भी बातें करते हैं और इसकी सुविधा अनेक कार्यों के लिए भी किया जाता है, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मेल है जैसे, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल में जैसे हम लोग ईमेल की बात किया कि वहाँ भी हम लोग कोई चीज़ भेज देते हैं, टाइप कर लेते हैं और लिख लेते हैं। तो ये रहा कुछ इंटरनेट सेवाओं के लाभ या इंटरनेट सेवाओं के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इंटरनेट सेवाओं के अन्य सेवाएँ क्या हैं इंटरनेट की, अब इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा इंटरनेट की अन्य सेवाएँ, अदर सर्विस ऑफ इंटरनेट। तो आइए इंटरनेट की अन्य सेवाएँ क्या क्या है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। और ये भी जाना पहचाना चीज़ है, और ये आज की क्लास अभी जो चल रही है तो इससे आप लोग को अपनापन फील होगा कि अरे हम ये तो यूज करते हैं, लेकिन देखिए इस पर हम लोग का कभी विशेष ध्यान नहीं किया, ठीक है। तो आज हम लोग उसी पे ध्यान देने पे पक्ष में क्लास कर रहे हैं और इसी पे ध्यान देंगे। जो सबसे पहला है वीडियो या दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस एक लाइव विजुअल कनेक्शन है जो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच संचार उद्देश्य के अलग अलग स्थानों पर होता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो आप लोग से बेटर कोई जानता नहीं होगा, क्यों, सही बात है ना। तो वीडियो या दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग जिसको कहते हैं हिंदी में, श्रव्य या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अब हम लोग फ़ोन पे जो वॉइस कॉलिंग करते हैं वो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगला है ई लर्निंग, पढ़ने के भी अब नए तरीके आ गए हैं। देखेंगे आप लोग कि तमाम तरह की साइट खुल गई है और एजुकेशन से संबंधित भी ई लर्निंग, मतलब वहाँ पे आप लोग फ्री में पुस्तकें डाउनलोड करके PDF में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की तमाम सुविधाएं एजुकेशन के भी क्षेत्र में खुला है। आप लोग चाहें तो जाके सर्च मार के बहुत से प्लेटफार्म, बहुत से जगह ऐसे खुल गए जहाँ पे आप लोगों को फ्री में पुस्तकें प्रोवाइड की जाती है और वहाँ पे आप लोग रेगुलर बेस पे PDF में रहता है उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, बुक को। ई बैंकिंग के अब सुविधा आप लोग दे ही सकते हैं। जैसे कि हम लोग ई बैंकिंग में कितनी चीज़ें अब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब ये तो कहने की जरूरत नहीं है, बैंक कितना जाना पड़ता है आप लोग समझते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ई शॉपिंग, अब ई शॉपिंग क्या है, तो ई शॉपिंग में आप लोग जैसे अमेजन है जिसको हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करके उसके थ्रू मंगा लेते हैं, कोई भी घर का सामान या कुछ भी चीज़ें मंगाना हो तो ई शॉपिंग मतलब ऑनलाइन जो शॉपिंग है हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ई रिजर्वेशन, अब ये क्या होता है, तो ई रिजर्वेशन में यह किसी भी वेबसाइट पर किसी भी वस्तु का सेवा के लिए स्वयं को किसी अन्य व्यक्ति को आरक्षित करने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि दोस्तों ऑनलाइन हम लोग का टिकट बुक कर देना या किसी एयर टिकट बुक करना, होटल बुक कर देना, ये सब ई रिजर्वेशन में आता है। जहाँ पहले सुनिश्चित हम लोग दूर रहते हुए भी उस जगह को सुनिश्चित कर ले, जैसे होटल बुक करना हो या कोई भी चीज़ आपका ऑनलाइन बुक करना हो, टिकट बुक करना हो, तो ये सब ई रिजर्वेशन के अंतर्गत आएगा। सोशल नेटवर्किंग, तो सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, तो अब हम लोग जैसे सोशल नेटवर्किंग की बात आ गई तो थोड़ा सा बात करते हैं इस पर। सोशल नेटवर्क एक ऐसी वेबसाइट है जो समान रुचियों वाले लोगों को एक साथ सूचना, फोटो, वीडियो साझा करने की अनुमति देता है। तो ऐसा बताइए कोई 2-4 प्लेटफॉर्म के नाम जो सोशल नेटवर्किंग में आपके काम आते हैं। चलिए आप नहीं बता रहे हैं, हम भी बता दे रहे हैं। फेसबुक, आप भी फ़ोटो भेजिए, कोई और भी भेजता है, और भी वीडियो, आजकल तो शॉर्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा है। इंस्टा, ये सब आपका सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला है ई कॉमर्स, ठीक है। तो ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स इसके अंतर्गत सामानों का लेन देन, व्यापारिक संबंधों को बनाए रखना व व्यापारिक जानकारियों को शेयर करना इत्यादि शामिल है, ठीक है। तो ये ई कॉमर्स के अंतर्गत आ जाएगा। और अब आ गया लास्ट जो है एम कॉमर्स। तो एम कॉमर्स क्या है, यह किसी भी वस्तु या सामान इत्यादि को वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से खरीदने या बेचने के लिए प्रयोग होता है, तो ये एम कॉमर्स होता है। तो ये रहा कुछ प्रमुख जो बिंदु है इंटरनेट की अन्य सेवाओं से संबंधित, और हमें लगता है कि ये आप लोग बड़ी अच्छे से समझे होंगे और ये कुछ इसमें से पॉइंट है जो आप लोग रेगुलर यूज करते हैं और उस पर थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, तो आज हम लोग उस पर ध्यान भी दे दिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर की सिक्योरिटी,
ठीक है। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर सिक्योरिटी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा कंप्यूटर सिक्योरिटी। यह सूचना प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जिसे विशेष तौर पर कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये रहा आपका ये रहा कुछ, ये देखिए ये मिसप्रिंट से आ गए हैं। तो ये यहाँ तक है कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर सिक्योरिटी के कुछ घटक देख लेते हैं, या कंप्यूटर सुरक्षा के कुछ पहलू या घटक कि कौन कौन से इसके वो घटक है या पहलू है, ठीक है। कंप्यूटर सुरक्षा से या इसके घटक कह सकते हैं। तो आइए इसमें देख सकते हैं कंप्यूटर सुरक्षा सिस्टम के बुनियादी घटक निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला कौन सा है, वो है गोपनीयता। तो गोपनीयता क्या है, तो किसी भी जानकारी डाटा के अन्य अवैध व्यक्ति या एक्सेस ना होने की घटना को सुनिश्चित करना इसके अंतर्गत आता है। जैसे आप लोग कोई चीज़ मान लीजिए रखे हैं अपने कंप्यूटर में, उसको अन्य व्यक्ति ना जाने, उसके लिए जो उसकी कह सकते हैं कि जो सुरक्षा की जाती है वो गोपनीयता के अंतर्गत आती है, जिसको छुपा के रखा जाता है। नॉन रेपुडिएशन ये क्या होता है, मैसेज को भेजने वाला मूल व्यक्ति कहीं अपने मैसेज को स्वयं का होने से इनकार न कर दे, इस प्रकार की सुनिश्चितता को नॉन रेपुडिएशन भी कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए आप लोग WP पे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजें और उसको फिर आप लोग नकार ना दें, तो इसके लिए जो यूज होता है उसको कहते हैं नॉन रेपुडिएशन, ठीक है। प्रमाणीकरण ऐसे आता है, तो यह कंप्यूटर सिस्टम को प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए वैध अथवा अवैध होने का सुनिश्चित करता है। तो यह है प्रमाणीकरण कि आपको वैध होने अथवा अवैध होने के स्थिति को ये क्लियर करता है, जो चीज़ें होती है। ऐसे ही इसमें आता है एक्सेस कंट्रोल, स्टेनोग्राफी, एकीकरण और क्रिप्टोग्राफी। तो जो महत्वपूर्ण हम लोग को इसमें देखना है क्या है, वो है यही कि कंप्यूटर सुरक्षा के घटक में निम्न में कौन कौन से आते हैं। तो ये रहा गोपनीयता, नॉन रेपुडिएशन, प्रमाणीकरण, एक्सेस कंट्रोल, स्टेनोग्राफी, एकीकरण और क्रिप्टोग्राफी। तो हम लोग से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कंप्यूटर सुरक्षा के घटक में निम्न में से कौन कौन से हैं, वहाँ पे कूट में दे देगा। मान लीजिए इसमें से 5 नाम उठा के स्टार्टिंग से यहाँ तक दे दिया, फिर वहाँ पे 1 2 फिर 2 3 3 4 और फिर लगातार लास्ट रहेगा ऑप्शन आपका 1 2 3 4 5। तो अगर हम लोग यहाँ से पढ़े रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब की बार हमने सोचा कल की क्लास ये जब तैयार कर रहे थे कि भाई इंग्लिश नाम भी लिखते चले, क्योंकि हमें कभी कभी लगता है कि हिंदी नाम की अपेक्षा इंग्लिश नाम ज़्यादा मतलब हम लोग के लिए अच्छा होता है याद करना, कभी कभी, हर जगह नहीं। जैसे कंप्यूटर वाला क्लास है तो इसमें हमें लगा कि शायद थोड़ा सा बेहतरीन रहता है हिंदी से, और ज़्यादातर देवनागरी लिपि में इंग्लिश को ही, अंग्रेजी को ही, जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्या एकीकरण लिख दिया, इंटीग्रेशन लिख दिया है, इंटीग्रेशन का एकीकरण, ठीक है। अगर आप लोग का एकीकरण केवल आ जाए तो फिर हम लोग थोड़ा सा अगर जो जानते हैं वो तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर होने लगते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका दे दिया है एक्सेस कंट्रोल, तो एक्सेस कंट्रोल का सीधे एक्सेस कंट्रोल ही है, ठीक है। अब क्रिप्टोग्राफी, तो क्रिप्टोग्राफी का क्रिप्टोग्राफी लिखा है, लेकिन यही कॉन्फिडेंटली का देखिए कॉन्फिडेंटिलिटी का दिया है गोपनीयता। तो कहीं पे हिंदी नाम और कहीं पे उसका सीधे सीधे देवनागरी लिपि में ही बदल देता है, तो इसलिए हमने दोनों लिख दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे, अब आगे देखेंगे कंप्यूटर सुरक्षा के लिए खतरे क्या है, ठीक है। एंटीवायरस वगैरह डलवाना जो होता है, तो क्यों, उसी के पे बात करते हैं, क्यों आखिर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर सुरक्षा के लिए खतरे निम्न हैं, जैसे मालवेयर। आगे देखते हैं मालवेयर क्या है। मालवेयर का अर्थ है द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर। ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं, और ये निम्न प्रकार के हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहला है वायरस, दूसरा है वार्म्स, तीसरा है ट्रांजन और चौथा है स्पाईवेयर, ठीक है। तो ये 4 नाम हैं जो आप लोगों के सामने हैं। तो देख सकते हैं जैसे कि वायरस, वार्म्स, ट्रांजन और स्पाईवेयर, ये सब क्या है, तो आपका ये सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर का जो खतरा होता है उसके लिए। तो कैसे, जैसे वायरस है तो वायरस, हाँ जैसे मान लीजिए वायरस है, वायरस बहुत नाम सुने होंगे कि वायरस आ गया, वायरस चला गया फ़ोन में या कहीं लैपटॉप में, तो वायरस
सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वायरस होता क्या है। तो वायरस का फुल जो नाम है दोस्तों, इसको कहते हैं वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक बार और बोल रहे हैं कि वायरस का पूर्ण नाम क्या है, चाहे पूरा नाम क्या है, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज। ठीक है, तो ये कंप्यूटर पर या जो भी है आपके पास डिवाइस नकारात्मक प्रभाव डालते हैं ये सब जो वायरस हैं। ठीक है, वार्म्स क्या है, वार्म्स पे अगर हम लोग बात करते हैं जो सेकंड नंबर है, तो वार्म्स एक अकेला ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो दूसरे कंप्यूटर में अपने आप को फैलाने के लिए कॉपी करता है। ठीक है, तो नहीं होता है, कभी कभी देखेंगे कि आपको पता ही नहीं रहेगा और वो वायरस आपके डिवाइस में कॉपी हो जाता है। ट्रांजन जो थर्ड नंबर पे है, ट्रांजन। तो ट्रांजन क्या होता है, ट्रांजन या ट्रांजन हॉर्स एक प्रकार का नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर है जो किसी भी इच्छित कार्य को पूरा करते हुए प्रतीत होता है, पर ये उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर अनाधिकृत उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, ट्रांजन से मतलब ये है कि आपको लगे कि हाँ ये वही कार्य कर रहा है और सही दिशा में कर रहा है, लेकिन ये क्या करता है कि आपकी जो सिस्टम है उसमें आप लोग प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें ये अनाधिकृत मतलब उस पर अपना पकड़ बनाने का और उससे चीज़ें आपको चुराने, एक तरफ कहते हैं ना डाटा रेती कर रहा है, तो ये वो काम करता है ये ट्रांजन। और नेक्स्ट है स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर क्या होता है, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि यह प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल होता है जो सिस्टम के मालिक की गतिविधियों की निगरानी तथा गलत तरीके से आगे प्रयोग में होने वाली जानकारियों को एकत्रित करता है स्पाईवेयर। ठीक है, तो ये ध्यान देता है उस पर कि कौन सी चीज़ें किधर हो रही है और गलत गतिविधियों पे जानकारियों को ये ध्यान देता है। ठीक है, स्पाईवेयर। अब हम लोग आगे देख सकते हैं सिक्योरिटी के कुछ अन्य खतरे क्या क्या है, सम अदर्स थ्रेट्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो आइए हम लोग देख सकते हैं, जैसे सबसे पहला क्या है, स्पूफिंग। ठीक है, दूसरा है हैकिंग, तीसरा है क्रैकिंग, चौथा है फिशिंग, 5 नंबर है एडवेयर और 6 नंबर है रूट किट्स। ये आपके सामने 6 है जो कंप्यूटर सिक्योरिटी के अन्य खतरे हैं। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिए कि कंप्यूटर सिक्योरिटी के खतरों में निम्न में कौन कौन से शामिल है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछ सकता है और ये नाम दे देगा स्पूफिंग, हैकिंग, क्रैकिंग, फिशिंग, एडवेयर और रूट किट्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कंप्यूटर सिक्योरिटी खतरों के समाधान। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ से कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि क्या अब इसके सिक्योरिटी खतरों के समाधान क्या है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम को अवैध या उपयोगकर्ता से बचाने के लिए कुछ रक्षा बचाव बनाए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। तो क्या क्या है, जैसे हम लोग एंटीवायरस वगैरह डलवाते हैं ना कि हम लोग का सिस्टम सही रहे, तो उसमें सबसे पहला ही नाम आ गया एंटीवायरस। उसके बाद इसी तरह से और कौन कौन से है सॉफ्टवेयर, तो डिजिटल सिग्नेचर, जैसे कि हम लोग डिजिटल सिग्नेचर करके उसको ज़्यादातर सेफ रख सकते हैं। जैसे यह डिजिटल सिग्नेचर के रूप में होता है जिसे प्रेषित किए गए संदेश को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उससे बेटर क्या है, फायरवॉल, और उसके बाद क्या आता है डिजिटल सर्टिफिकेट, और लास्ट आता है पासवर्ड। और पासवर्ड हम लोग आप लोग देखे ही हैं, हर जगह हम लोग अब तो यूज करते हैं। जैसे यह एक प्रकार का गोपनीय शब्द या कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग होती है जिसे उपयोगकर्ता प्रमाणित करने के लिए प्रयोग करता है। जैसे कि अभी फ़ोन में लगभग हमें लगता है कि 100 में एक ही व्यक्ति आज होगा जो पासवर्ड या फिंगरप्रिंट से जो भी यूज ना लगाया हो अपने फ़ोन में। तो गोपनीयता को अपने सुरक्षित रखने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास में। हमें लग रहा है कि आज बड़ी मज़ा भी आया होगा सारी चीज़ें पढ़ के। तो आज की क्लास में हम लोग का ये रहा कुछ विशेष बिंदु। अगली क्लास में हम लोग थर्ड जो पॉइंट है इसका उस पर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते हम कहना चाहेंगे कि जो हमारे नए यूजर्स हैं, अभी हमारी पहली बार आज वीडियो देख रहे हैं जो दोस्त, तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बुलाएं इस प्लेटफॉर्म पे। तो आगे हम लोग और भी मन लगा के ऐसी चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड कराते रहें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो और नई उमंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही आज के लिए, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हिंदी साहित्य वाले के साथ आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।